अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशिया कप स्पेशल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लो। आज एशिया कप में तीसरा मैच खेला गया बांग्लादेश और हांगकांग चाइना की टीमों के दरमियान, जो कि अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ। बांग्लादेश ने ये मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। वेल, आखिर में लिटन दास की एक और विकेट गिर गई, इनफैक्ट 2 विकेट्स गिर गई, वरना बांग्लादेश और आसानी से ये मैच अपने नाम कर लेता। इवेंचुअली दे गॉट टू द टारगेट ऑफ 144 विद 14 बॉल्स टू स्पेयर। हांगकांग ने पहले खेलते हुए 144 रन का हदफ दिया बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने आज पेस हैवी अटैक खिलाया। मेन स्ट्रीम टीमों की अगर हम बात करें तो बहुत कम टीमें हैं जो इस वक्त एशिया कप में पेस हैवी अटैक्स खिला रही हैं। हियर इज़ हाउ इट वेंट डाउन। हांगकांग ने पहले खेलते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, 143 रन बनाए। नज़ाकत खान ने 42 रन की इनिंग्स खेली। जान अली ने 30 रन बनाए। यासिर मुर्सा ने 28 रन की इनिंग्स खेली। तंजीम हसन साकिब ने 2 विकेट्स हासिल की बांग्लादेश के लिए। रिशाद हुसैन ने 2 विकेट्स हासिल की, जबकि तास्किन अहमद ने भी 2 विकेट्स हासिल की। अगर हम बैटिंग की बात करें बांग्लादेश की, तो देयर कैप्टन लिटन दास स्कोर्ड 59 रन ऑन 39 डिलीवरीज। साथ साथ तौहीद रिदोई ने 35 रन बनाए। इन दोनों की ही पार्टनरशिप थी जिसने बांग्लादेश को ये जीत दिलवाई विद 14 बॉल्स टू स्पेयर। बांग्लादेश का आज पहला मैच था और जैसे कि हमने बताया, आज वो 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ ग्राउंड में उतरे थे एंड इट सर्व्ड वेल फॉर देम और उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेट्स नॉट फॉरगेट, पाकिस्तान कल अपनी एशिया कप कैंपेन का आगाज़ करने वाला है ओमान के ख़िलाफ़। तो इस शो के पहले हिस्से में हम आज के इस बांग्लादेशी मैच को डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम के लेटर ऑन स्टेजेस में हम पाकिस्तान टीम को भी डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, कोई शक नहीं है इसमें कि बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक उनके बैटिंग डिपार्टमेंट से बेहतर नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे रीसेंट टाइम्स में जब से उनके कुछ सीनियर प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ली है, तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा उनका वीक नज़र आ रहा है। हाउएवर द बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप इज़ गुड। बॉलिंग लाइनअप इनकी पहले भी अच्छी रही है, लेकिन बैटिंग में कुछ प्लेयर अगर T20 में अच्छी फॉर्म में हो, 3 बैट्समैन भी अगर अच्छी फॉर्म में हो, तो ऐसा टोटल इन पिचेस पे आ सकता है 150 160 से ज्यादा भी, तो डिफेंड कर सके। तो यहाँ पे लिटन दास अच्छी फॉर्म में, 4 मैच में तीसरा 50 है और हैदराबाद भी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। वो तो अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। 95 की पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनरशिप है ये। देखें, T20 हो कोई भी फॉर्मेट, हम हमेशा ये बात करते हैं पार्टनरशिप लगनी चाहिए। हांगकांग की छोटी लगी है, लेकिन 2 पार्टनरशिप लगी है। 41 की दिशान की लगी है नजाकत के साथ, फिर नजाकत की यासीन के साथ, मुर्तजा के साथ। वो रन आउट हो गए, वरना थोड़ा 10-15 रन और बढ़ सकते थे इसके ऊपर। लेकिन हांगकांग को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फाइट की, अच्छी बॉलिंग अटैक के खिलाफ अच्छी फाइट की। 140 प्लस रन किए उन्होंने, 160 करते, लेकिन फिर भी जैसा अभी स्कोर कार्ड आ रहा है जी, तो उसमें बांग्लादेश को कोई मुसीबत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उनको, तो वो भी चेज हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हांगकांग ने अच्छा परफॉर्म किया है। सिको भाई, डू यू थिंक बांग्लादेश इज मिसिंग द ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग मोर स्पिनर्स हियर? वैसे देखा जाए तो उनके पेसर्स जो खेल रहे हैं वो तगड़े पेसर्स हैं। मिड 140s में बॉल करते हैं तीनों। अर्ली 140 में भी एक आध बॉलर बॉलिंग करता है, तो दे सर्विंग देम वेल। ज़रूरत है उनको कुछ और स्पिनर ऐड करने की इन कंडीशंस में, ख़ास तौर पे कीपिंग इन माइंड अदर टीम्स आर प्लेइंग विद अ स्पिन हैवी ट्रैक। उन्होंने खुद ही कह दिया कि उनके बॉलर ने वैसे तीसरी बॉल किया, 1-2 वो तस्कीन जो है तंजीम, तो वो उसने काफी तिखा बॉल किया है। मतलब उसका गेंद इस तरह आ रहा था। मगर एक चीज है, वो चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से देखें, इनके जो ग्रुप है ना, इसमें 3 बड़ी टीमें हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इनके लिए रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से बांग्लादेश ने अपने रन रेट को इतना मेंटेन नहीं किया जैसा कि उनको करना चाहिए था। इसलिए अभी श्रीलंका जब मैच खेल लेगा तो फिर रन रेट सारे आ जाएंगे। अफगानिस्तान का 4 है, इनका 1 है। काफी बड़ा फर्क आ गया है उसमें रन रेट के अंदर। इनमें से रन रेट पर ही 2 टीमें अंदर जानी है, तो बड़ा मजा आना है। आगे जाके देखते हैं इनका किस तरह होता है। तो बांग्लादेश थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस लिहाज से उन्होंने स्लो खेला है। तो देखते हैं आगे जाके वो स्पिनर्स को खिलाते हैं या क्या करते हैं। दोनों बॉलर्स ने उनकी अच्छी गेंद की, इतनी बुरी गेंदें नहीं की है।
अहमद, जिस तरह सिकू भाई कह रहे हैं कि नेट रन रेट पर भी यह मामला आ सकता है इस ग्रुप में, ख़ास तौर पे क्योंकि 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। आखिरी मराहल में 2 विकेटें गिरा दी उन्होंने, वरना पेस भी ठीक ही चल रही थी। जहां टेम्पो बढ़ाने की कोशिश की वहां विकेटें गिरती रही बांग्लादेश की, जिसकी वजह से शायद उनको नुकसान हो आगे चल के। देखिए, शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि यूएई के अंदर हांगकांग जो है 140 प्लस स्कोर करेगा, और लेकिन उन्होंने किया। हाँ, उनकी बॉलिंग में उस तरह का कोई वेनम नजर नहीं आया कि जो कि विकेटें ले सके और विकेट टेकिंग बॉल क्रिएट कर सके, लेकिन 140 प्लस स्कोर उन्होंने लगा दिए थे। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप इस तरह के इवेंट्स के अंदर आते हैं तो आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते हैं। कोई भी टीम किसी दिन कुछ भी कर सकती है। जिस तरह अभी सिकू भाई ने बोला कि रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उन्होंने बोला कि बाद में जाके रन रेट पे बात आएगी, तो फिर एक तरफ अगर रन रेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, फिर दूसरी तरफ किस तरह कोई टीम से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टूर्नामेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट करे या चांस ले या दूसरों को खेलने का। तो मेरे ख्याल से ये वो टाइम होता है कि जहाँ पे जो प्लेयर सेट होते हैं, हर प्लेयर को टाइम चाहिए होता है इवेंट के अंदर, पिच टाइम चाहिए होता है, बहुत जरूरी होता है उसके अपने कॉन्फिडेंस के अंदर। सो इम्पोर्टेंट था और ये शो किया आज हांगकांग ने कि आप किसी भी चीज को लाइट नहीं ले सकते हैं। और दूसरी तरफ कमांडिंग परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की बैटिंग की तरफ से, अच्छा खेले हैं लिटन दास जो है, जबरदस्त इनिंग खेली है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इनके। और बांग्लादेश का जो इनके अगर स्टॉक बॉलर देखें, मुस्तफीज है और तस्कीन है, तो अगर अब तो शाकिब इनके पास मौजूद नहीं है। मेहदी हसन बांग्लादेश के अंदर जो है वो बड़े डेंजरस बॉलर हैं, लेकिन बांग्लादेश से जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर लगते हैं, लेकिन डोमेस्टिक में बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। सो ये 2-3 बॉलर्स हैं इनके पास, इन पे रिलाई करेगी उनकी बॉलिंग। तो अगर तो बैटिंग ने साथ दिया, सो बांग्लादेश भी इस तरह की क्रिकेट खेली है कि ऑन द गिवन डे दे कैन बीट एनी टीम। राशिद भाई, हांगकांग चाइना की बात करें, यूएई की बात करें, ओमान की बात करें, ये वो टीमें हैं जिनको इतने मौके मिलते नहीं हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ खेलें, यहाँ तक कि आए हैं क्वालिफाई करके। तो इन टीमों के लिए अच्छा लर्निंग कर्व है ये। दे प्रॉब्ली नॉट विनिंग, लुकिंग टू विन। हाँ, इरादा यही होता है जब आप ग्राउंड में एंटर होते हैं कि आपने जीतना है, बट बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो आपका गेम इम्प्रूव होगा। और ये कुछ और मेन स्ट्रीम टीमों के लिए भी कहा जा सकता है कि वो मेरे ख्याल से अपनी स्केड्यूल में जो साल का बनता है उसमें बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो और गेम बेहतर होगा। जी, इनको बहुत फायदा पहुंचना चाहिए। एसोसिएट तो खेलते रहते हैं ये लोग, इनका एक अलग वर्ल्ड कप होना चाहिए एसोसिएट का, एक और ना उसमें भी चैंपियन बने ये लोग। ये क्वालिफाइंग राउंड ही खेलते रहते हैं। वेरी गुड आइडिया। ये क्वालिफाइंग राउंड ज्यादा खेलते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी हो गए या बुलबुल हो गए, इनका एक ये इनिशिएटिव था कि हांगकांग और ओमान को लिया जाए। 6 टीम थी इससे पहले, तो ये अच्छी चीज है कि मैचेस बढ़ेंगे, खेलेंगे। और उसके बाद वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके भी शायद क्वालिफाइंग राउंड चल रहे होंगे साथ में, वहाँ टीम ज्यादा खेल रही होती है, तो उनको वहाँ पे ये फायदा होता है। लेकिन ये जीत नहीं सकते, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका से लोग गए हुए होते हैं। एक टेस्ट टीम को बनने में ना 1 सेंचुरी लगती है। आप उठा के देख लो जितनी भी टीम्स हैं, एक बड़ी टीम बनने में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तो एक ही मुल्क था ना एक पहले तो। उसके बाद यहीं पे क्रिकेट थी। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको बहुत फायदा हुआ है कि बहुत जल्दी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गई है। वरना हम ये बात करते हैं, ओमान की बात करते हैं, हांगकांग, ये भी हमारे ही लोग हैं। सऊदी अरब हो जाए, इतना आसान ना होगा इनके लिए। हाँ, नमीबिया है वो ऊपर आ सकती है, कीनिया ऊपर आई थी, उनके अपने प्लेयर ने, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले भी, आईसीसी वाले भी, कि क्रिकेट को फरोग दिया जाए और जो पैसा आ रहा है वो बराबरी में तकसीम किया जाए। और फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है, और क्रिकेट की ग्रोथ में फर्क पड़ता है। हाँ, वो क्वालिटी नहीं आ रही, वो इतने आसान नहीं है, लेकिन फिर भी T20 के फॉर्मेट में फर्क तो पड़ रहा है। सिकू भाई, हम बांग्लादेश की बॉलिंग की तारीफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा इनका बैटिंग डिपार्टमेंट है वो इतना इम्प्रेसिव
लगता नहीं है। उसमें यंगस्टर्स हैं, एक लिटन दास हैं जो कि थोड़ा सा कमांडिंग अंदाज में इनिंग्स को लेकर आगे बढ़ते हैं, बट अगर बड़ा टोटल लग जाता है तो ये साइड स्ट्रगल करती है अगेंस्ट बेटर साइड्स। नहीं, वो तो सभी करते हैं। दुनिया की सारी टीमें अच्छी टीमों से टकराती हैं ना कहीं प्रेशर तो आ ही जाता है। मगर आई डोंट नो व्हाई आज का जो भी इनका कोच है उसने क्यों नहीं जो नेट रन रेट है उसकी बात की, उसने क्यों नहीं इन बैट्समैनों को बोला कि थोड़ा सा एक्सेलरेट करो जल्दी। मतलब ये कि अभी इन्होंने किए हैं शायद 17वें ओवर में, कोशिश करना चाहिए था 15 ओवर में, 14 ओवर में, कहीं ना कहीं एक जगह पर थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए था। इसलिए इतनी बड़ी टीम नहीं है ये हांगकांग की कि जिसके ऊपर आप प्रेशर नहीं डाल सकते हो उनके बॉलर्स के ऊपर। यहाँ पर उनके बैट्समैनों ने, जैसे आप कह रहे हो ना, इतनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई और इनकी स्ट्रेटेजी इतनी मजेदार नहीं बनी ड्रेसिंग रूम के अंदर कि हमने किस तरह खेलना है। तो खैर खेलते अच्छा है ये लड़के, बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर देखेंगे अभी श्रीलंका से जो मैच शुरू होगा ना, फिर हमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन किस जगह पे खड़ा है। फिर उन्हें रन रेट बेहतर करने के लिए इनके बैट्समैनों को बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। तो देखते हैं वो कवर करते हैं या नहीं करते। अहमद, श्रीलंका की तो करंट टीम को अभी हमने नहीं देखा है, बट अभी तक हम अफगानिस्तान को देख चुके हैं और अब हमने बांग्लादेश को देख लिया है। करंट सेटअप अफगानिस्तान का ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश फॉर श्योर। चाहे हम उनके बैटर्स की बात करें या बॉलर्स की बात करें, अफगानिस्तान अब एक बहुत सेटल्ड और एक प्रॉपर यूनिट के तौर पर नज़र आ रही है हमें। जी बाय फार बहुत ज़्यादा मैच विनर्स अफगानिस्तान के पास मौजूद हैं। वेयरएज़ अगर आप बांग्लादेश के डगआउट में देखेंगे तो शायद आपको इतने इम्पैक्ट प्लेयर्स और इतने मैच विनर्स नज़र नहीं आएंगे जितने अफगानिस्तान में। और उसमें बड़ा हाथ है इनके अपने, सबसे पहले तो अपने प्लेयर्स का, फिर उसके बाद आप देखें कि आईपीएल में इनके प्लेयर्स जो हैं वो रेगुलरली फीचर करते हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और वो फिर प्लेयर्स जो हैं उनके आके इंजेक्ट किया उन्होंने अपने यंगस्टर्स में। इनके सीनियर अच्छे थे, इन्होंने मुखलसी के साथ टीम बनाने पे तरजीह दी है। इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद ही रह के प्लेयर्स ने जो कर सकते हैं वो किया है। कोचेस खुद डिसाइड करते हैं, प्लेयर्स मिलके मेहनत करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो सबने मेहनत की है इस टीम ने ऊपर आने के लिए, बहुत सारी सही चीजें की हैं। इसलिए अफगानिस्तान की टीम आपको बाकी सारी एसोसिएट टीम से ऊपर नजर आती है। इनफैक्ट अब तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश से भी ऊपर नजर आती है और पाकिस्तान को भी पूरी टक्कर देती है। तो मतलब उस टीम को टक्कर देना जहाँ पे जिनसे आप मदद लेते रहे हो, तो ये अचीवमेंट ही है। और इसको क्या कहेंगे, ये तो मैसिव अचीवमेंट है, इम्प्रूवमेंट है। अगर इसको मानना नहीं है तो वो अलग बात है। सो क्रेडिट जाता है उनको, जिस चीज का ड्यू है उनको बिल्कुल जाता है। लेकिन सिक्कू भाई ने अच्छी बात की है कि जब एक एक सारी टीमों का मैच आपस में हो जाएगा ना, तो बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सी चीजें थोड़ा सा और खुल के सामने आ जाएंगी कि कौन सी टीम कैसी लग रही है, किसका कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। लेकिन अभी तक तो अफगानिस्तान अहेड है बाकी सारी एसोसिएट टीम्स। अबू धाबी में अब तक 2 मैचेस देख चुके हैं। दानिश एक चीज कह सकता हूँ मैं। सर अभी जो तुम अफगानिस्तान की टीम की बात करो, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने वाकई उनको हेल्प मिली इंडिया से, उनका एक स्टेडियम इंडिया ने बना के दिया, उन्होंने जाके वहाँ प्रैक्टिस की, सब कुछ किया। मगर सब चीजों के लिए टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बेशक आपके अपने अंदर टैलेंट होना जरूरी है, स्किल्स होने जरूरी हैं। आप किसी मतलब है कि बहुत ही छोटी सी टीम को ले जाकर युगांडा की टीम को आप ये सारी फैसिलिटीज दे दें, वो नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान के लड़कों में टैलेंट भरा है, स्ट्रांग लड़के हैं। उनको जब बंदा स्ट्रांग होता है ना, तो उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग। मैं भी यहाँ पर 2-4 को से आज मेरी नबी से भी मुलाकात हुई जिम के अंदर, तो लड़कों को मैं देख रहा हूँ, तो फिजिकली भी ये बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है और स्किल्स हैं। जब आपके पास स्किल्स होते हैं तो फिर आपकी इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और यही चीज जो है अफगानिस्तान में है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री विद यू। अब राशिद भाई, इसमें आपका भी टेक लेंगे, क्योंकि देखिए टैलेंट होना एक बात है, लेकिन उस टैलेंट को सही तरह ग्रूम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कितना किरदार है, जैसे अहमद अभी कह रहे थे कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में भी खेलते हैं, कितना किरदार है अब वहाँ खेलने का, क्योंकि फिर आप क्वालिटी के खिलाफ खेल रहे होते हैं, आपका गेम एनहांस होता है, बेहतर होता है, आप मजीद ग्रूम होते हो एज अ प्लेयर। बहुत फर्क पड़ता है। ये अफगानिस्तान को तो हमने शुरू से देखा हुआ है,
जब नईम भाई कोच होते थे PIA के, इनके 2001 में जब ग्रेड 2 खेलने आते थे, जब से हम फॉलो कर रहे हैं इनको, ग्रेजुअली ऊपर की तरफ है। कबीर खान का बड़ा क्रेडिट है टीम को ऊपर लेके आने में। पिशावर में बहुत प्रैक्टिस की इसने, और आज फर्क इनको ये पड़ा है कि IPL से राशिद खान से फर्क पड़ा, नबी से, मुजीब से। अभी 8 प्लेयर्स इनके IPL खेल रहे थे, ठीक है, 8, और आने वाले भी प्लेयर्स अच्छे ही लग रहे हैं। नूर अब तो चेन्नई सुपर किंग में 12 करोड़ में चला गया, मतलब नजर आ रहा है कि वो कितने प्रोग्रेस है इनकी। इसी तरह श्रीलंका के 7 से 8 प्लेयर IPL इस साल खेलिए। ईशान मलिंगा शायद टीम में नहीं है, बाकी तो सारे उनके टीम के अंदर मौजूद हैं। तो हम जिस तरह से अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, श्रीलंका डेंजरस साइड लग रही है यहाँ पे। अभी खेलेंगे तो पता चलेगा, हमने खेला देखा नहीं उनको। और बांग्लादेश की अगर बात करते हैं, गुड साइड बांग्लादेश। ऊपर से अगर हम देखते हैं, परवेज अच्छा प्लेयर है, ये हेमन जो है ये गुड प्लेयर, तनदीप, ये टीम बनी हुई है। 4-5 प्लेयर, कुछ नए पुराने प्लेयर गए हैं, जिनकी वजह से जीते भी, जिनकी वजह से हारे भी, जिनके ऊपर ट्रस्ट करते थे। जिस तरह पाकिस्तान में भी एक था कि जिन प्लेयर पे आप ट्रस्ट करते थे वो नहीं करते तो आपकी टीम डाउन हो जाती थी। सेम चीज इनके तरह साकिब था, तो उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा। वो तो जिताया भी, लेकिन जहाँ पे मौका मिलता था T20 में नहीं जीतते थे। लेकिन अब कम से कम इस यंग लॉट में जज्बा नजर आ रहा है। इनके पास कभी भी राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं रहा। रिशाद आया है अभी, इनके पास रिस्ट स्पिनर नहीं था कभी भी। ये लास्ट 1 ईयर से देखें, वर्ल्ड कप से वेस्ट इंडीज वाले, और यहाँ से देखें उसने आउट करना शुरू किए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा से होते थे इनके पास, इसमें एक है तो खिला नहीं रहे। लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत जरूरी है बांग्लादेश को यहाँ पे प्लेइंग लेवल में लेके आने के लिए, क्योंकि स्पिनर्स तो अबू धाबी खेले या दुबई या शारजा चाहिए होते हैं आपको स्पिनर। बड़े बॉलिंग ना कराएं आप, जैसे हमारा कप्तान बॉलिंग नहीं करता, कभी नबी नहीं करता बॉलिंग, कभी कोई नहीं करता, लेकिन आपके पास स्टॉक में होना चाहिए, 6 बॉलर होने चाहिए। तो अब ये बांग्लादेश की टीम देखें, जो आप लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, नेट रन रेट की जो बात कर रहे हैं फर्क पड़ता है उससे, लेकिन ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। देखें टीमें डरी हुई होती हैं, हांगकांग से ना हारे, इंडिया ने कल टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी, फर्क पड़ता है, तो उनको जीतना जरूरी था। अब जो मैच सबसे बड़ा जो मैच मुझे लगता है ना, वो अफगानिस्तान बांग्लादेश का है। अब इनमें से जो जीतेगी तो चांस उसके ज्यादा हो जाएंगे ये क्वालिफाई करने के लिए। ये एक होगा। श्रीलंका भी है, लेकिन श्रीलंका मैच्योर टीम लग रही है इन दोनों के मुकाबले में। बड़ा कॉन्फिडेंस है राशिद भाई आपको श्रीलंका पे, पहले दिन से आप श्रीलंका की तरफ देख रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो पीछे से घूम के आती है, वो फाइनल तक चली जाती है। पहली बार मैं भी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि श्रीलंका का मैच कब आएगा। आपने ऐसा टेम्पो बना दिया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्रीलंका से अब बहुत कुछ। बट सिक्कू भाई थोड़ा सा कंडीशंस पे भी आ जाते हैं। ये दूसरा मैच था हमने जो अबू धाबी में देखा, एक मैच अभी तक हम दुबई में देख चुके हैं। कंडीशंस में आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? शायद अबू धाबी में थोड़ा सा और फंस के आ रहा है बॉल, पाकिस्तान बेटर ऑफ प्लेइंग इन दुबई, डू यू थिंक? यार मुझे दोनों जगह के पिचेस पे वो फ्लो नजर नहीं आ रहा, जो जिस तरह हमने एज अ टेक्निकल कमेटी मैंने उनसे बात की है ना, इतना मजा नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब वो उनसे मैंने यही पूछा था, वो उनका जो ऑफिशियल्स थे कि भाई आप लोग जो किस किस्म की पिच बनाना चाहते हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना कि हम टेक्निकल कमेटी में हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिचेस कैसे बनाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पिचेस बहुत अच्छी बनाएंगे, लंबे लंबे रन होंगे ताकि लोग एंजॉय करें। मैं कहा प्लीज मेक श्योर कि इस किस्म की पिचेस बने ताकि पब्लिक एंजॉय करे, लोगों को मजा आता है। अभी तक मुझे वो चीज फिलहाल नजर नहीं आ रही। दोनों तरफ जो है, पहले मैच में 8 स्पिनर्स ने आउट कर दिए, इधर सीमन ने, थोड़ी सी ये बेहतर है उस निस्बत, मगर पिच में वो वाली चीज नहीं है कि जो उसमें बैटिंग के रन 225 230 रन होने वाले, वो मुझे नजर नहीं आ रहे। तो देखते हैं कि अगले मैचों में क्या करते हैं। मैं कल मिलेंगे वो ऑफिशियल्स, तो मैं पूछूंगा कल, अगर इंशाल्लाह जिंदगी रही, कल जब हम वहां पे बैठे होंगे तो उनसे यही पूछिएगा कि हैवी रोलर जो है अबू धाबी या दुबई का कितनी देर चला रहे हैं? आधा घंटा चला रहे हैं, 45 मिनट चला रहे हैं, या 1 घंटा चला रहे हैं? अगर उसने पूछा नहीं, उसने पूछा ड्राई वेदर है, ड्राई वेदर नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे जवाब भी दे दो ना। अगर उसने पूछा व्हाई यू आस्किंग मी, तो मैं उससे जवाब दे सकूं ना। देखिए, जितना हैवी रोड जितना देर तक चलेगा, उसमें पिच बनाते हुए भी चला होगा। जब आखिर में जब चला रहे होते हैं ना, पिच स्लो डाउन होती है, बॉल बैट पे इतनी अच्छी आती नहीं है। जब हम
टेस्ट मैच खेलते हैं, 4 डे मैच खेलते हैं, 3rd 4th डे हम क्या करते हैं, हैवी रोल लेते हैं ना, अपनी पेस को कम करते हैं, स्लो हो जाती है, बॉल आती नहीं बैट के ऊपर। तो इसी वजह से पाकिस्तानी और दूसरे एशियन जो ग्राउंडमैन है ना, वो समझते हैं कि हैवी रोल चलाते रहो, बैटिंग पिच हो जाएगी। नहीं, ऐसा स्लाइटली सब रोल चलता है, लाइट रोल चल रहा होता है, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर इतनी हीट और इतनी हवा चल रही होती है ना, तो मॉइस्चर चला जाता है, फिर बॉल बल्ले पे आती है। राइट जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। सिक्कू भाई मैं एक ब्रेक ले लूँ, टाइम चेक का भी टाइम हो गया है। हम ब्रेक से वापस आएंगे, इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। सिक्कू भाई तो कह रहे हैं 220 230, यहाँ पर 180-90 के भी ट्रैक्स नज़र नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी, कल पाकिस्तान ने अपना कैंपेन का आगाज़ करना है ओमान के खिलाफ। वील टेक अ ब्रेक है एंड विल टॉक अबाउट पाकिस्तान टूर्नामेंट ओपनर। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ। दूसरी जानिब पाकिस्तान कल अपनी एशिया कप कैंपेन का आगाज़ करने वाला है। पाकिस्तान का पहला मैच ओमान के खिलाफ होने जा रहा है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां अब तक एक मैच खेला गया जिसमें भारत ने 9 विकेट से कामयाबी हासिल की थी एंड दे लुक्ड रियली इम्प्रेसिव। भारतीय टीम को भी हमने देखा था, उन्होंने भी स्पिन हैवी अटैक खिलाया था और जसप्रीत बुमराह के साथ हार्दिक पांड्या थे और शिवम दुबे जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर इंडियन टीम में मौजूद हैं, उनको भी हमने एक्शन में देखा था। पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी एशिया कप में, क्योंकि जो ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने तैयारी देखी थी उसमें ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान ने स्पिन हैवी ट्रैक खिलाया था। अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी तक हमने जो अबू धाबी में मैचेस देखे हैं और जो दुबई में मैचेस देखा है, बेसिक फ़र्क आपने क्या देखा है और साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। खुद पर्सनली इन दो जगहों पर बड़ी क्रिकेट खेली है रिसेंट टाइम्स में। जी, थोड़ा सा लेटरल टर्न ज़्यादा होता है दुबई के अंदर। शारजाह जो है वो थोड़ा सा दुबई से आई वुड से थोड़ा बेटर होता है, लेकिन उस दिन जो राशिद भाई बात कर रहे थे ना, वो अपने लिहाज से बड़ी ठीक बात कर रहे थे। वो जो शाइन वाला शीशा पिच होता है ना शारजाह के अंदर, वो खत्म हो गया और यहाँ पे अब वो दूसरा वाला पिच है, लेकिन वहां भी स्पिनर को छिक्के लगते हैं, ऐसा पिच है। तो दुबई उससे थोड़ा सा लेटरल टर्न है। अबू धाबी की कंडीशंस जो होती हैं वो सबसे बेहतरीन होती हैं बैटिंग के लिए भी और फास्ट बॉलिंग के लिए भी। वहां फास्ट बॉलर का अंडर लाइट स्पेशली बॉल कैरी होता है, बॉल को बाउंस मिलता है। बॉल विकेट कीपर जो है ना, जिस तरह अभी सिक्कू भाई कह रहे थे ना कि यहाँ से पकड़ रहा था, तो ये अबू धाबी में होता है, मिलता है, स्विंग मिलती है। एट द सेम टाइम बैटर्स के पास भी इनफ अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट रन्स बना सके। यूएई में एक ही जगह पे स्क्वायर ऑफ द विकेट रन्स बनते हैं, वो है अबू धाबी। अदरवाइज आपको शारजा में और दुबई के अंदर इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेलना पड़ता है, बिकॉज स्क्वायर वाले शॉट वहां बिल्कुल लगते नहीं है, क्योंकि शारजा में स्केट हो जाता था, सो ये आपको फ्रंट फुट पे ही खेलना पड़ता है और सीधे बल्ले से। और वहां पे पिच इतने कंडीशंस और आउटफील्ड इतनी स्लो होती है दुबई में कि आपको अपने शॉट्स बाहर मारने पड़ते हैं, अंदर लगते नहीं है। लेकिन अबू धाबी एक ऐसा पिच होता है कि जहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है ना वैल्यू मिलती है। एट द सेम टाइम फास्ट बॉलर्स का बॉल भी अच्छा स्विंग और कैरी होता है। इवन तो हम ओमान के खिलाफ अपना पहला मैच खेल रहे हैं, बट राशिद भाई आपको लगता है कि हमें वही सिमिलर प्लेइंग 11 नज़र आएगी जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में देखी थी? सिमिलर से मेरी मुराद ख़ासतौर पे अबरार और सुफियान मुकीम की शमूलियत है टीम में। क्या आप दोनों को खेलता हुआ देख रहे हैं? क्या उसी किस्म का स्पिन हैवी अटैक होगा पाकिस्तान का या होना चाहिए? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों खेलें जिस तरह से फाइनल में खेले थे। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं, वही बिठा देते लेकिन आपने मेरा पूछा है तो मेरा यही है कि आपके दोनों स्पिनर्स खेलने चाहिए। अब इनको दोनों को साथ खिलाएं, सब कॉन्टिनेंट में क्या यही मौका मिलेगा ना आपको, यहाँ के साथ खिलाएं, ग्रोथ मतलब पार्टनरशिप ही बनेगी ना। इन दोनों आपस में खेलेंगे, एक उस एंड से करेगा, इस एंड से करेगा, एक को मार लगेगी, रोक दिया, दूसरे को ले आए, तो पार्टनरशिप ये 8 ओवर जैसे नूर और राशिद खान करते हैं ना, ये भी हमारा होना चाहिए था। एक जमाने में हमारे पास बॉलिंग थी, इमाद वसीम ऊपर से 2 ओवर कर दिया, फिर बीच में शादाब आ गया, फिर नवाज आ गया, तो आपको मिल जाता था स्पिनर्स का। 5-4 स्पिनर्स खेलते थे और वो पक्के बॉलर थे। यहाँ पे भी आपको जरूरत है जितना ज्यादा मैचेस इनको दें, इनके बहुत कम मैचेस हैं अभी। शायद सुफियान मुकीम तो आईसीसी की रैंकिंग में भी ऊपर आ रहा है, तो ये आप खुशाइन चीज है ना। अगर हम उसको बिठा देंगे अबरार को तो फिर ग्रोथ उसकी रुक जाएगी।
तो मेरा तो यही मानना है कि उनको खेलना चाहिए। कंडीशन आप ये मत बोलोगे कंडीशन यही मिलेंगी आपको दोनों को खिलाने की। दानिश भाई, मैं ये ऐड करना चाहूंगा, राशिद भाई की बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। आई थिंक आई टोटली एग्री विद इट, जो भी राशिद भाई ने बात की है। और सलमान अली आगा जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, उनका भी एक अपनी प्रेस पोस्ट मैच में आए थे, मैच जीत के, सीरीज जीत के, तो उन्होंने बोला कि लोग नवाज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और नवाज जब बैटिंग करते हैं तो पूरे बैट्समैन हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो पूरे बॉलर हैं। तो जब जरूरत पड़ी, जिस तरह उनको उस दिन मैच के अंदर पड़ी, तो उन्होंने 3 खिला लिए, 2 तो वो नॉर्मल खिलाते हैं। तो मैं इससे डिफर करूंगा। अच्छी बात है कि सलमान अली अगर सोच रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि नवाज किन कंडीशंस के और किस टाइप के बॉलर हैं। हमने नवाज के साथ काफी क्रिकेट खेली है, और वो खुद भी अगर सलमान अली आगा अपने सही बैठ के सोचेंगे, तो नवाज एक इस तरह का बॉलर है कि जिसपे जब प्रेशर पड़ता है उससे बॉलिंग नहीं होती है। आप जिस तरह आप एज अ कैप्टन होते हैं ना, तो उसको आप कभी कहेंगे ना कि विकेट चाहिए तो आप स्लिप ले लो, तो वो ज्यादा सेफ ऑप्शंस पे जाएगा, नहीं रहने दो, स्कोर बचाते हैं। तो वो एक अटैकिंग माइंडसेट है नहीं। तो जब उस पे प्रेशर डलता है ना नवाज पे कि अब उसने करने ही करने हैं 4 ओवर, वहां पे वो डिलीवरेंस का लेवल, उसका रेशियो बहुत नीचे। और जब उसको पता होता है कि 2 पक्के खेल रहे हैं और मैं एक पार्ट टाइमर बीच में 1-2 ओवर्स के लिए हूं, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिस तरह हमने देखा सुफियान मुकीम और अबरार जब खेल रहे थे, तो बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आई नवाज की, क्योंकि उस पे उस तरह का प्रेशर मौजूद नहीं था। तो ये सलमान अली आगा को ये एस्पेक्ट जो है, इसको पे भी गौर करना चाहिए, शायद उनका काम आ जाए। देखो भाई, यू मे हैव ऑल द पार्ट टाइम ऑप्शंस इन द वर्ल्ड। आई मीन आपके पास साइम अयूब की सूरत में पार्ट टाइम ऑप्शन मौजूद है, और आप उस पर बड़ा भरोसा कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने उससे 4 ओवर भी कराए हैं। नवाज अपना रोल प्ले करते हैं। हैविंग सेड दैट, इन कंडीशंस में अगर अब अबरार और सुफियान नहीं खेलते एक टीम में, तो फिर कहाँ खेलेंगे? बनता है यहाँ पर खेलना। फिर किसको खिलाएंगे? मेरा सवाल है कि आप किसको खिलाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने ट्रांजिशन सीरीज में देखा था कि स्पिनर नहीं खेल रहा था। खिलाएंगे नहीं चंदा, आप हसन अली को खिलाएंगे, हारिस को खिलाएंगे, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करा के छक्के खा रहे हैं। मैं तो उन पे बिल्कुल, मेरा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। उनको कहीं अच्छी एक दफा बॉलिंग करके अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना पड़ेगा। देखिए, मैंने अभी बैठा टीम बना रहा था, मेरे हिसाब से साइम, हमें वो टीम खिलानी है जो इंडिया के खिलाफ खेलेगी, ऑब्वियसली, ताकि सबको हाँ उसको प्रैक्टिस मिल जाए सबको। इंडिया ने एक फास्ट बॉलर खिलाया था बुमराह, और एक खिलाया था उन्होंने पांड्या, यानी कि फहीम अशरफ। तो हमारे पास फहीम अशरफ भी है और नीचे जो है शाहीन है, तो ये तो वो बैलेंस हो गया। अब बाकी जो है ना स्पिनर्स हैं हमारे पास, तो हमें स्पिनर्स ही रखने चाहिए। एक ऑप्शन जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अगर फरहान, या तो इस मैच में फरहान को चलने दें, वरना फरहान और हारिस में से कोई एक खेले, ताकि देखो भाई, ये तो नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। ये आप काफी अरसे से ये बोल रहे हैं, ये नहीं होने वाला। दानिश, हम तो बात करते हैं ना, हम अपना ऑप्शन, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ये कर दो, मतलब मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता। मैं तो एक ओपिनियन दे रहा हूँ। बंदा बैठ के टीम बना रहा होता है ना, तो मैंने बैठ के भी टीम बनाई, तो एक जगह मेरी खाली पड़ नजर आ रही है, और वो है कि एक पॉज, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, फरहान इतना मजेदार नहीं खेल रहे, उनको अभी 1-2 मैच और खिला दें, उसके बाद फिर आपको ये करना पड़ेगा। हारिस भी नीचे बेचारे को मौका नहीं मिल रहा, अब तो मैं उसको बेचारा ही कह रहा हूँ, और जब मिलता है तो वो रन्स नहीं कर पा रहा। तो इनमें से कोई एक करे, तो नीचे एक फास्ट बॉलर आ सकता है। अगर एक और फास्ट बॉलर आप खिलाना चाहते हैं, मुझे तो डर लग रहा है ना, वो छक्के खा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उससे बेहतर है कि किसी बैट्समैन को खिला लो, और तलत को खिला लो। तलत का बल्ला चलता है, वो अच्छा बैट्समैन, मगर आपने एक मैच नहीं उसको खिलाया। कौन सी लॉजिक थी कोच साहब की, कौन सी लॉजिक थी हमारी टीम मैनेजमेंट की, मुझे नहीं पता, कि यार उसको थोड़ा खिला देते, खुशदिल को थोड़ी प्रैक्टिस करा देते, कुछ नहीं कराई आपने। तो खैर मेरे हिसाब से ये बनता है। अदरवाइज वो यही टीम होगी, हारिस 7वें 8वें नंबर पे आएगा या 6ठे नंबर पे आएगा, फरहान ओपन करेगा। तो मेरे ख्याल से अभी इसी से जाते हैं, देखते हैं, अगर हो सकता है फरहान की फॉर्म अच्छी आ जाए दोबारा। उसके भी 3 मैचों में रन्स नहीं किए उसने, तो फरहान के बल्ले पे आता तो गेंद बहुत अच्छा है। ये इस बारे में हम बात करेंगे कि साहिबजादा फरहान से रन नहीं लग रहे हैं, और उनसे ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस की हमें बहुत शदीद ज़रूरत है। बट राशिद भाई, ये भी जो डिस्कशन है ना कि हारिस को नीचे चांस नहीं मिल रहा है,
फाइनल में भी, ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में भी 10वें ओवर में आ गए थे वो, ऊपर से हमारी विकेटें गिर गई थी। 10 ओवर थे उनके पास। ऐसे और भी मैचेस थे जिसमें उनके पास 5 से 6 से 7 ओवर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए ना। अगर एक प्लेयर आ रहा है, 4-5 विकेटें गिरी हुई हैं और वो दूसरी ही बॉल पर स्लॉग स्वीप करने जा रहा है, तो फिर आप सिर्फ प्लेयर को ही ब्लेम कर सकते हैं और उसके पोटेंशियल पर सवाल उठा सकते हैं। एक चीज छेड़ेंगे, बहुत चीजें छिड़ जाएंगी इनकी। देखिए सेकंड कीपर कौन है हमारे पास? कोई भी नहीं है। फरहान को लेके गए हुए, हमने हिसाब लगाया था 119 मैच में से 3 मैचेस में कीपिंग की हुई थी, वो भी एक पीएसएल के आखिरी मैच में टीम अनाउंस होने के बाद उनको कीपिंग कराई गई थी। तो अगर उनको खिलाते हैं, लैप्सेस हो जाते हैं एज ए विकेट कीपर, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट का जिन्होंने सेलेक्ट किया है। जब आप इस सोच से प्लेइंग 11 बनाते हैं और कहीं ना कहीं गलती हुई होती है, तो प्लेइंग 11 ठीक नहीं बनती। अच्छी फॉर्म बुरी फॉर्म सब पे आती है, नंबर भी चेंज होते हैं। पहला प्लेयर थोड़ी ये नंबर चेंज हुआ है। बड़े प्लेयर्स को हमने देखा है कि जो ओपनर थे वो मिडिल ऑर्डर हो गए, जो मिडिल ऑर्डर थे वो ओपनर हो गए। और आपको खेलना पड़ता है, मिलने की देर होती है। मौका मिलने की देर होती है, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ती है। खैर नहीं हुई, लेकिन किस नंबर पे खेलेंगे? वो ऊपर जाएंगे। फरहान बेटर चॉइस है मेरे ख्याल से, अभी भी वो कुछ भी कर ले वो बेटर चॉइस है। जिस तरह से हसन नवाज है ना, 5-0 करने के बाद भी मैं उस पर ही जाऊंगा ना। तो इसके ऊपर भी है कि पहला ओवर खेल रहा है। पहला ओवर का मतलब है कि साइम अयूब ने 40-45 मैच खेले हुए, इसने तो कम खेले हैं। तो ये बॉल को फेस कर रहा है पहला बॉल, तो इंटेंट उसकी क्लियर है कि मैं 1 ओवर में 3 चौके भी मार दूंगा। ये भले आउट हो जाए 18 रन पे, लेकिन 4 चौके 5-6 बॉल पे मार के आउट हो जाता है, तो वही तो चाहिए था हमें। अब बाकियों का काम है उसको लेके चलना। जिसमें फखर अच्छा चल रहा है, वो भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। साइम अयूब कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये दोनों तो लेके चले ना। वो तो आउट हो रहा है, वो टीम के लिए खेल रहा है। आप लोग लेके चले ना। 2 आप हो गए, उसके बाद सलमान अली आगा हो गया, उसके बाद हारिस हो गया, उसके बाद हसन नवाज, पूरी बैटिंग लाइनअप है 9 तक। तो फिर मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता उसको, साहबजादा फरहान को। हाँ, कीपिंग ग्लव्स पहना दें तो जगह बन जाती है। मसाइल है ना अहमद। देखें, नंबर 1 सबसे बड़ा मसला ये है, और ये काफ़ी हद तक स्टैब्लिश हो गया है कि साहबजादा फरहान खुद विकेट कीपिंग नहीं करना चाहते हैं। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि अगर उनको आपने करा भी दी विकेट कीपिंग और कोई लैप्स हो जाता है, खासतौर पर इंडिया जैसे मैच में आप किसी मेन प्लेयर का कैच छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर सवाल उठेंगे। आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद अब बहुत देर हो गई है ये एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो शक नहीं है। और नंबर नहीं है हारिस का जिस नंबर पे वो खेल रहा है। इस नंबर पे जो प्लेयर की एबिलिटी है वो डिफरेंट लेवल की होती है यहाँ पे ज्यादातर परफॉर्मेंस करने के लिए। आप देखें, ये पॉलार्ड वगैरह के नंबर हैं, ये आंड्रे रसल वगैरह के नंबर हैं, तो हारिस का ये नंबर है नहीं। और ऊपर जो है नंबर, पहले 3-4 नंबरों में हारिस की जगह बन नहीं रही है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है टीम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इट्स ओके। थोड़ा सा हमें भी, अगर कोई किसी को अपनी जगह पे बैटिंग नहीं मिल रही है, होता है ना कि कोई ओपनर है तो तीसरे पे आ रहा है, बहुत भी हो गया चौथे पे आ रहा है, तो फिर बड़ा हो जाता है। लेकिन अब कोई 6वें 7वें पे आए तो उससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लगाना ज्यादा है। हाँ, उसको एज ए कीपर ही लिया जाए। वैसे ही पाकिस्तान के पास इतने बैट्समैन खेल रहे हैं ऑलरेडी, पाकिस्तान को बल्लेबाजों की तो कमी नहीं, बस उसको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। ये जब से प्रेशर अंडर प्रेशर आया, मीडिया की स्क्रूटनी में आया, ये क्या होता है, ऐसा हमारे साथ भी होता था। तो इस पे ये होता है कि इंसान अपनी गेम चेंज कर लेता है, वो थोड़ा टाइम लेने लग जाता है कि थोड़े स्कोर हो जाए। लेकिन अब वो टाइम है नहीं, ये इवेंट के अंदर है। तो उनको एक मशवरा मेरा ये है कि भाई आपकी जैसे भी जब भी बारी आए, आपने वही करना है कि आउट होना है तो 2 बॉलों पे हो जाए, नहीं तो अगर 10 बॉल खेले तो आपके 25 स्कोर लगे हो। यही आपका काम है, यही आपका रोल है। इसी तरह ही आप कामयाब होंगे और आपका टीम को भी फायदा होगा। एब्सोल्युटली। दानिश,
अच्छा, मैं ये सोच रहा था, अब ये दो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं वैसे ही सोचा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टीम कि भाई हारिस को ऊपर ही खिलाना है, इसलिए कि वो प्लेयर ही ओपन का, जैसे भी अहमद शहजाद ने बोला है, तो क्यों ना थोड़ा सा अगर बात की जाए उनके साथ, ऊपर वालों के साथ। मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि उससे ओपन करा के फरहान को 1 डाउन करा के उसको 4 पे, क्या इससे कोई फायदा हो सकता है? ये पूछे। 4 नंबर हारिस के लिए अच्छा नंबर होगा, लेकिन कप्तान वहां सेट हो चुका है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ओपन करा दो ना उसको, वो तो नया बॉल खेलने का शौकीन है ना हारिस, तो डू यू थिंक इससे फायदा होगा? नहीं, मेरे ख्याल से अहमद वाली बात ठीक है कि ना, एक बहुत सारे बैट्समैन खेल रहे हैं, वो नीचे काम आ सकता है, कभी भी काम आ, क्योंकि वो ज्यादा बाउंड्री रेशियो से ज्यादा होता है हारिस का। अब जाके नीचे देखिए, नीचे डिस्टर्ब नहीं करना। मेरे ख्याल से बड़े अरसे के बाद 3 बैट्समैन लगातार खेल रहे हैं, 4 अपने नंबर्स पे खेल रहे हैं, तो भाई जी जाके बीच में एक और चला जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी। और बिल्कुल मैच अच्छे, बड़ा मैच है पाकिस्तान का, भी वैसे सिस्टम में चलते रहे, एक मैच जीतना है, मतलब कि ओमान वाला नहीं, इंडिया वाला, फिर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। तो जी जी नहीं, और देखिए अहमद, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस दिन वो जिस तरह से खेलते हैं, जिस दिन उनका बल्ला चल गया, उस दिन फिर अच्छी से अच्छी टीमों के लेने के देने पड़ जाएंगे। हारिस की बात हो रही है दानिश यार, हम यही तो बैठ के बात करते रहे थे ना, हम यही तो कहते हैं कि यार इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए टीम के अंदर। आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स है नहीं, मौजूद नहीं है। आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की मिसालें देते हैं, फेन नैनल की देते हैं, इस तरह के प्लेयर्स के वो जिस तरह आते हैं और अटैक करते हैं और टीम का सोचते हैं। तो यार ये इसी तरह के तो प्लेयर हैं। साहिबजादा फरहान भी तो यही करता है कि वो टीम का सोचता है, ठीक है, और अटैक करता है। और ये हारिस भी तो इसी तरह अटैक करता है। हसन नवाज भी तो आता है, अटैक करता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो जिस तरह राशिद भाई ने कहा ना, फखर जमान पे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो इस टीम के सीनियर प्लेयर हैं, ये 10वां साल है मेरे ख्याल, पता नहीं कितने साल हो गए उनको। तो कभी तो उन्होंने जो है ना, ये स्टैंड आउट करनी है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे, ये इन्हीं इवेंट्स के लिए यार। और सीनियर प्लेयर्स जो है बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो हम थोड़ी सी गलत लोगों पे बात कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करना है कि मुझे लगता है कि जो सीनियर प्लेयर्स है ना इस टीम के अंदर, सच एज फखर जमान, सच एज शाहीन, हारिस रऊफ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस टीम में बल्क ऑफ द परफॉर्मेंस करने की, और इन पे ज्यादा बात करनी चाहिए। आप फखर जमान की कंसिस्टेंसी पे बात कर सकते हैं, उन्होंने एक 50 ये पीछे किया है और उसके आगे पीछे उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो ये वो राइट टाइम होगा फखर जमान के लिए भी कि वो परफॉर्मेंस करके एक अच्छी लेगेसी छोड़ना चाहेंगे ये इन इम्पोर्टेंट मैचेस के अंदर, जहां पाकिस्तान के यंगस्टर्स को बहुत जरूरत है कि आगे चांसेस उसी बना पे मिलेंगे कि वो ये जीतें। तो अगर इनके सीनियर प्लेयर्स सच एज फकर जो 10-10 साल से खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, इनको हाथ खड़ा करना है और यंगस्टर्स के आगे ढाल बनना है और बोलना है, बताना है कि ये लो बेटा, हमने इस टाइम पे जब तुम्हें सबसे ज्यादा जीत की जरूरत थी चांसेस के लिए, हमने बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, परफॉर्मेंस ली है। इसी तरह यंगस्टर्स के साथ आप आगे से अपनी इज्जत भी बनाते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस उनको मजबूर करती है कि वो आपके आगे इज्जत करें। तो परफॉर्मेंसेस जब नहीं होती हैं और सीनियोरिटी आप दिखाते हैं, तभी टीम का माहौल खराब होता है। बिकॉज करियर तो सबका यकसा है ना, हर बंदा टीम के लिए खेलना चाहता है। तो मेरे ख्याल से फखर जमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हारिस रऊफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हसन अली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, शाहीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है इनमें परफॉर्मेंसेस करना। बिकॉज पाकिस्तान टीम के अंदर कोई भी इस टाइम एक्सेप्शनल परफॉर्मर नहीं है भाई, जिसके बारे में चाहे आप बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नहीं, फर्स्टिंग ऑन फखर जमान्स टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट बात है इसको भाई। जी सर। दानिश, मैं अभी एवरेजेस निकाले थे आज लड़कों के, तुमने कल एवरेजेस की बात की थी ना कि हमारे लड़कों की एवरेज सर किसकी सबसे अच्छी एवरेज है, गेस करो। इसकी आप बताएंगे हमें? सबसे अच्छी, हाँ, आगा की सबसे अच्छी एवरेज आगा की 27। जस्ट इमेजिन 27, बाकी सब नीचे हैं। फखर भी 23 की। मैं कल यही तो अर्ज कर रहा था आपसे कि एवरेजेस में सर बहुत फर्क है, बहुत फर्क है एवरेजेस में।
इसीलिए मैंने बैठ के आप ना फखर की एवरेज तो 23 की बता रहे हैं ना, चले ये भी मान लेते हैं ना सिक्कू भाई, खैर है यार, फखर की 23 की एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट भी बहुत नीचे है, जी, ये 132 कंसर्न नहीं है। 132 है। जी। हाँ, तो या तो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो ना, और समझ भी आए कि यार 21-22 की एवरेज के बंदे को आप जो है ना कैरी करके 10 साल, तो समझ तो आती है। नहीं, और लेकिन सिक्कू भाई 130 के स्ट्राइक रेट से 22 के एवरेज के साथ 10 साल खेलना, आई थिंक ज्यादा बात इस पे हुई नहीं है। लेकिन T20 फॉर्मेट में फखर इज वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट प्लेयर। जिस तरह ये साइम अयूब है ना, ये भी शॉर्ट रन में, लेकिन फखर लॉन्ग रन में बहुत लकी रहे हैं। इनको बहुत चांसेस इस अवाम ने और इस कौम ने दिए हैं, और अब वो टाइम आ गया। इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी साथ है और पूरी सपोर्ट भी होगी, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि फखर जमान को हाथ खड़ा करना है और सिंगल हैंडेडली जो है ना इम्पैक्ट इनिंग्स खेल के इस टीम को मैच जितवाने और ये एशिया कप जितवाने। नहीं, और सुनने में तो काफ़ी हार्श रियलिटी ये लग रही थी जब मैं कल कह रहा था कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है परफॉर्मेंसेस में, तो वाकई में है। तुम सही कह रहे हो। बिकॉज आपकी जी सर, मैं बता रहा हूँ ना कि 27 एवरेज जो है सबसे अच्छी है। जी सर। और सबसे अच्छा स्ट्राइकिंग रेट जो कि हसन नवाज का 167, बाकी सब 30s में है। सारे 130, 137, 136, 134, 117, ये सारे इसी रेशो में आ रहे हैं। वो आप सही कह रहे थे कल। एब्सोल्युटली जी, आपकी बात की वजह से। एंड अगेन हमारा देखें काम ये है कि हम बेहतर से बेहतर एक्सपेक्ट करें। जी राशिद भाई सर, देखिए फकर की बात हो रही है। देखिए फकर ना ये जोड़े वाली सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जोड़े वाली वनडे एंड T20, ये वनडे का वेरी गुड प्लेयर था। ये इमाम उल हक की परफॉर्मेंस अगर देखें, उसमें टाइम मिलता है, नॉट आउट भी बहुत दफा रहते हैं, रन किए हुए दोनों ने, मैं दोनों की बात करूं 45, 40, 50 तक ले गए, उसमें टाइम मिलता है। लेकिन जहां पे मुझे जरूरत है ना, स्पेशली फकर से पावर प्ले में नॉर्मल क्रिकेट खेलता है, लाहौर कलंदर से खेले या यहाँ पे, वो डेंजरस कब होता है कि पावर प्ले के बाद 7वां 8वां 9वां ओवर वो बहुत तेजी से खेलने की कोशिश करता है। तो इसके 25% मैचेस जिसमें पावर प्ले को निकल गया है, वो मैच जीतने के चांसेस होते हैं। लेकिन उसके अंदर जब आउट हो गए 5-6 ओवर के अंदर, राइट, तो स्ट्राइक रेट इसी वजह से इनका बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है शायद। राइट। राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद शहजाद, तीनों का बहुत शुक्रिया। कल पाकिस्तान ने अपनी एशिया कप की कैंपेन का आगाज़ करना है ओमान के खिलाफ। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा। लेट्स होप एवरीथिंग वर्क्स फॉर टीम पाकिस्तान, एवरी प्लेयर परफॉर्म्स द वे वी एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।